नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात करेंगे कोरोना के खतरे की, जो कि अभी टला नहीं है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के केस तो कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। घबराने वाली बात नहीं, लेकिन 4 जून के बाद से 3000 से कम मौतें रिपोर्ट हो रही थी, लेकिन शुक्रवार से मौतों की संख्या में फिर बढ़ोतरी देखी गई है। जून में 3 राज्यों महाराष्ट्र, बिहार और गोवा ने अपने यहां 8000 मौतों की सूचना दी। कोरोना से ये मौत भले ही पहले हो गई थी, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई थी। इससे महामारी से होने वाली मौतों की कुल संख्या में अचानक बढ़ोतरी भी हो गई। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों का देरी से दर्ज होना सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना से जुड़े डेटा कई दिनों बाद सामने आ रहे हैं। अमेरिका के इंडियाना में भी कोविड से पहले हो चुकी 1500 मौतें बाद में रिकॉर्ड में दर्ज की गई। ऐसे ही मई में ओक्लाहोमा और मैरीलैंड की अगर हम बात करें तो पहले हो चुकी मौत के रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यूके में भी कोरोना संक्रमण के 12000 मामले बाद में दर्ज हुए। इसमें कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इन्हीं सब बातों पर करेंगे चर्चा, लेकिन आपको बता दें कि खतरा जो है कोरोना का, वो अभी तक नहीं टला है। नए केस जो हैं 2 अप्रैल के बाद सबसे कम आए हैं, लेकिन 3300 मौतें दर्ज की गई हैं। 24 घंटे की बात करें तो 80,834 नए केस दर्ज किए गए हैं। 2 अप्रैल के बाद भारत में सबसे कम केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी भी कोरोना घातक है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ है। लगातार ये मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिससे चिंता भी व्यक्त की जा रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात है, इसको गंभीरता से समझना होगा कि किस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। 3300 पार ये मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 80,834 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में डॉक्टर आर.एन. टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए मौजूद हैं। वहीं डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। जी डॉक्टर टंडन, जिस तरह से लगातार कोरोना की हम बात कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण तो नीचे आया है, दर जो है वो भी घटी है, लेकिन मौत के आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, 2 बातों को हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि कोरोना के केसेस, नए केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, तो उस तरह से हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है कि हम कुछ हद तक सबको बचा सकें। पर यहाँ तक मौतों के आंकड़ों की बात हो रही है, उसमें बहुत सारी दुविधाएं सी आ गई। एक बार जो नंबर 3000 से नीचे पहुंच गया था और कम होता जा रहा था, अचानक कुछ स्टेट्स के जो है नंबर्स बाद में आना शुरू हुए और उनसे ये थोड़ा नंबर्स बढ़ना शुरू। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हमारी मौत के आंकड़े पीक पीरियड में 6, 7, 8000 पहुंच रहे थे, तो सिर्फ 3000 के आसपास है। पर सिवियरिटी जो थी, जैसे हमें उस समय भी पता था कि सिवियरिटी काफी हो रही थी उन मरीजों में, और पेशेंट ज्यादातर सीरियस कंडीशंस में एडमिट हो रहे थे, तो उसमें उनकी डेथ जो हो रही थी ज्यादा हो रही थी, क्योंकि वो इस कंडीशन में पहुंच रहे थे कि उनको बचा पाना और उनका इलाज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बचाने में कोशिश होती थी, लंबे टाइम तक चीखे आते थे, बचते रहते थे, परंतु उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेल्योर होना शुरू हुआ, उससे डेथ होना शुरू। और यही नहीं है, ये मौत के आंकड़े और बाद में भी इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग ठीक होने के बाद फिर से उन्हें कोरोना की प्रॉब्लम आ जाती, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे, उसकी वजह से भी डेथ नंबर बढ़ रहे हैं। तो डेथ नंबर्स को लेके हमें थोड़ी सी चिंता रहती है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। उन सारी चीजों के ऊपर लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से उन्हें बचाया जाए। और उसको बचाने के लिए शुरू से 2 ही बातें हो रही थी कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, परेशानी आती है, रेड सिग्नल्स आपको बताए जाते हैं, वो देखते ही आप तुरंत अस्पताल को पहुंचिए और अस्पताल में जाके इलाज कराएं। और सबसे बीच में ये भी बात आई थी कि यंगस्टर्स जो हैं, या बल्कि मैं कहूँगा जिनको कोरोना हो रहा था, उन्होंने माइनर सिम्टम्स, जो कि माइनर सिम्टम्स को उन्होंने नजरअंदाज किया, और जबकि शुरुआत माइनर सिम्टम्स के साथ कोरोना की हुई, वो पहला दूसरा दिन होता है जिसको वो भूल जाते हैं, और क्या सडनली हफ्ते 8 दिन के बाद उनकी सिवियरिटी सामने आती कि उन्हें सांस की दिक्कत हो रही, सिचुएशन ड्रॉप हो गया। अब मुश्किल आ रही। अब वो इस सिचुएशन में है
तो ये पता कर पाना कि ये पहला स्टेज है या फर्स्ट वीक है या सेकेंड वीक है, लोग उतना आंसर नहीं दे पाते हैं और उनको अंदाज भी नहीं लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि आपको पहले दिन के सिम्टम्स को जरूर ध्यान रखना है कि किस दिन हुआ, क्योंकि उसकी बेसिस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि पहले हफ्ते का जो है, जब आपका वायरल लोड बढ़ रहा है, उस समय आपका इलाज अलग किस्म से होता है और दूसरे से हफ्ते के बाद 9वें 10वें दिन आपकी जो प्रॉब्लम्स आती है उनका इलाज एकदम अलग हो जाता है। पर हम दूसरे हफ्ते की दवाइयां जो खराबी हो रही होती है उसमें लंग्स में या सिचुएशन में और प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसके लिए जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है उनको हम पहले हफ्ते में नहीं इस्तेमाल करते। तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें आई, इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आई, सीरियसनेस भी आई। पर जब उनके टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर, चाहे CRP है, चाहे IL-6 है, चाहे DS, आपका सारी चीजें हैं वो बढ़ी हुई आ रही हैं, CT हो रहा है उससे खराबी आ रही है, तब उनको हम जाकर के स्टेरॉइड शुरू कर पाते हैं। जबकि ये माना जाता है कि पहले हफ्ते में जब प्रॉब्लम आपकी वायरल लोड बढ़ रहा है उस समय स्टेरॉइड नहीं देने, पर जैसे ही आपका नॉर्मल बेसलाइन सैचुरेशन ड्रॉप करता है, जो आपकी बेसलाइन CRP थी वो अगर बढ़ना शुरू होती है तो उसी समय से उनको स्टेरॉइड के लिए कैंडिडेट माना जाता है। तो वो फेज मिस हो जाता है। तो हम उस फेज में अस्पताल पहुंच रहे हैं जहाँ की सीवियरिटी बढ़ गई है और दवाइयों का असर भी कम होना शुरू हो जाता है। तो जब सीवियरिटी बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना, ट्रीट करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसकी वजह से परेशानियां आनी। तो सबको यही चीज समझनी है कि पहले सिम्टम से आप अपने आप को ध्यान में रखें। मान लीजिए कि कोरोना नहीं भी हुआ तो भी आप याद रखो कि आपको सर दर्द, जुकाम या गले में दर्द, हल्का बुखार हुआ था, उसके कितने दिन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आई, नहीं आई प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, परंतु उस पहले दिन के सिम्टम्स को याद रखें क्योंकि वो आपके इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स सीवियरिटी की कम हो जाएगी, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सकेगा और हम पूर्णतः जिन लोगों को हम बचा नहीं पा रहे हैं उनको हमें बचाने में मदद मिलेगी। मदद मरीज के जरिए, उसके रिश्तेदार के जरिए ही मिलेगी और दवाइयां हम तभी शुरू करेंगे जब समय से आप अस्पताल पहुंच जाएं, बजाय ये कि बहुत सीरियस हो जाए। क्योंकि आमतौर पर यही सामने आ रहा था कि लोग अस्पताल पहुंचे 2-3 दिन में उनकी डेथ हो गई, तो लोग कहते ये क्या हो गया। वो प्रॉब्लम सिर्फ यही होती थी कि आपका जो फर्स्ट वीक, इम्पोर्टेंट वीक था, उसको आपने भूल गए और जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ तब आप सीधे अस्पताल पहुंचे, तब तक आपका कोई भी इलाज नहीं था। तो वो सीवियरिटी बढ़ी, मोर्टेलिटी में कन्वर्ट हो गया और परेशानी आ गई। तो ये बातें हम बहुत समय से बात कर रहे हैं, अभी भी समझना है और आने वाले फेज के लिए भी हमें अपनी तैयारी करनी है। आज भी जो परेशानियां हो रही हैं उनको हमें देखते हुए ये सोचना है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। भूले नहीं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। फर्स्ट वेव के बाद भी हमने दिसंबर, जनवरी, नवंबर से शुरू किए, जनवरी फरवरी में सब भूल गए कि कोरोना खत्म हो गया। सबको लगा कोरोना चला गया, लेट्स एंजॉय नॉर्मल लाइफ। सबको बार बार ये याद कराऊंगा कि कोरोना न खत्म हुआ है, ना ही ये खत्म होने वाला। अगर आपने कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने शहर को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को याद रखिए और वो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अननेसेसरली घूमना फिरना नहीं करना है। अपनी हाइजीन, अपने हाथों की हाइजीन, अपने घर की हाइजीन, अपने घर के चारों तरफ की हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखें। अपने घरों के वेंटिलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखें क्योंकि वेंटिलेशन बहुत जरूरी हो गया है प्रॉपर। क्योंकि क्लोज एटमॉस्फेयर में, क्लोज रूम में अगर आप 4 लोग बैठे हैं, अगर उसमें से किसी को भी जरा सा कोरोना का असर है तो दूसरों को कोरोना का होने का असर, चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यही प्रॉपर वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन चल रहा है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम होते चले जाएंगे। इसीलिए जो अभी लॉकडाउन के रूल्स आ रहे हैं, खत्म हो रहा है, उसमें यही कहा जा रहा है कि क्लोज्ड डोर मीटिंग मत कीजिए, क्लोज डोर प्रोग्राम मत अटेंड कीजिए, क्लोज डोर पार्टी रेस्टोरेंट्स में मत जाइए। सिर्फ रेस्टोरेंट को भी परमिशन दी जा रही है, अगर आस पास ओपन स्पेस है तो आप स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज टेक प्रिकॉशन। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, मास्क को भूलना नहीं है और पहले दिन के सिम्टम को हमेशा याद रखिए अपने इलाज के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए और हेल्थ प्रोफेशनल्स को मदद करने के लिए, क्योंकि आपकी ही हिस्ट्री
हेल्थ प्रोफेशनल को मदद करती है आपके इलाज को डिसाइड करने में। आपके सिम्टम्स जो हैं उनके ऊपर तो इलाज होता है, पर आपकी हिस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि आप किस फेज में अस्पताल पहुंचे हो। वायरल फेज खत्म हो चुका है तो इलाज एकदम अलग हो जाता है दूसरे हफ्ते के बाद, और पहले हफ्ते में अलग इलाज हो जाता है। हालांकि गाइडलाइंस बदलती जा रही है इलाज की, परंतु फिर भी जो भी गाइडलाइंस अभी भी चल रही हैं उसमें पहला हफ्ता जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको समझना, क्योंकि वही एक ऐसा फेज है जहाँ पे आपको अपने आप को बचाना है और इन्फेक्शन दूसरों को देने के लिए बचाना। यही मिस हो जाता है। अगर पहला दिन भूल गए, आप आराम से घूम रहे हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क के, तो आप कोरोना स्प्रेड करने में बहुत मदद कर। अगर वही चीज आपने याद रखी और समझ गए और मास्क लगा के ही घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो एक तो आपको फायदा है और आप दूसरों को इन्फेक्शन भी नहीं दोगे, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो आपकी जागरूकता और आपका संयम कि घर में रहना है, मास्क लगाना है, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट होगा हर एक हिंदुस्तानी का, पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का इस बीमारी से लड़ने के लिए। वैक्सीन आएगी, आपको लगेगी सिवियरिटी बीमारी की कम होगी, परंतु प्रोटेक्शन जो है आपका, बीमारी का प्रिवेंशन जो है वो सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पे है, जिसको सबने याद रखना है और भूलना नहीं। हमें मृत्यु दर को हर हाल में कम करना है। जैसे पॉजिटिविटी रेट कम होके अब बहुत कम आ गई है, पिछले महीने तो 10 से ऊपर थी, अब बहुत कम होती जा रही है। नंबर ऑफ केसेस 4 लाख से 80,000 आ गए हैं, तो हर चीज कम हो रही है। डेथ रेट भी कम होता जाएगा अगर हमें लोगों की मदद मिलती जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर करण, एक तरफ जो है अनलॉक होता जा रहा है, खुल रहे हैं बाजार भी, और एक तरफ हमें खुद भी सचेत रहना है कोरोना से। कैसे रहा जाए, क्या कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी अब? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को और अंजलि जी आपको, टंडन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। टंडन साहब ने जैसा कि बताया कि अभी हमको हमारा जो कोरोना से खतरा है वो टला नहीं है। मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, अनावश्यक रूप से कहीं जाना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बातें हैं जिसने हमें आज ये खुशी का दिन और चर्चा करने के लिए हमें भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, बहुत, क्योंकि हमने देखा है पूरी पिक्चर को। पिछले 2 महीने से हम लोग प्रतिदिन सुबह शाम इसमें चर्चा कर रहे हैं, और कोरोना की बीमारी, चाहे विदेश के लोगों की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की बात हो, हर समय हमने वैक्सीन से लेकर के साफ सफाई, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग और आंकड़ों को लेकर के हमने जो चर्चा की है वो मुझे याद है कि हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के हमने चर्चा की है, चाहे वो वैक्सीनेशन की हो, चाहे प्रोटेक्शन की हो, चाहे गाइडलाइन की हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 24 घंटे में भारत में हमारे सिर्फ 80,000 और लगभग 800 नए मामले मिले हैं, जबकि मुझे मालूम है पिछले 1-1.5 महीने अप्रैल के बाद में 4-4 लाख मरीज जो पॉजिटिव निकलते थे, उससे सब लोग घबराने लगे थे। हॉस्पिटल पूरे फुल हो गए थे और वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन देश से विदेश से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सब लोग चिंतित थे। मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों ने जागरूक भी किया और गाइडलाइन के पालन के लिए बार बार सुबह शाम चर्चा भी करते रहे और दिखाया लोगों को, ये करके दिखाया है। हम जीते हैं, कोरोना से हम जीते हैं, हम दोबारा फिर जीते हैं। और जीतने का एक ही कारण है कि हमने शासन की गाइडलाइंस, WHO की गाइडलाइंस, ICMR की गाइडलाइंस और देश के जो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग हैं और प्रदेश के हैं, और मैंने ये देखा है व्यक्तिगत रूप से कि मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में कलेक्टरों को जिम्मेदारी दे दी, पुलिस डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी है। चौकन्ने होकर के पूरी सड़कें सूनी रहती थी, मार्केट दिन भर रात भर कहीं पे भी कोई नहीं दिखता था। तो इसका ही असर है कि जो आंकड़े 4 लाख से घट करके 80,000 को टच किए हैं, और मैं समझता हूँ जब 50-50 हजार मामले प्रतिदिन कम होने लगेंगे, पिछले एक दिन में जैसे 54,000 केस घट गए, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आपने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि
जो सक्रिय मामले हैं वो घटकर लगभग 10 लाख हो गए। घटकर हो तो गए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत की बात जरूर है। लेकिन हमको लापरवाही नहीं करना है, हमको अभी इस पर ढील नहीं देना है। दुश्मन को हम कमजोर नहीं समझे तो बहुत ही अच्छा है। अभी 24-25 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ है, सरकार सबको मदद कर रही है। निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा है, जगह जगह पे अस्पतालों पे प्रचार प्रसार हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सब लोग आकर के मिलकर के एक दूसरे को मदद करते हुए वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी 5, 6, 8 महीने में जितना मैक्सिमम होगा, आपका कोरोना का दर और घटता चला जाएगा। लेकिन फिर एक बार फिर मैं कहता हूं कि जैसे कि आपने कोरोना को अभी हराया है, मास्क, सैनिटाइजर, अनावश्यक रूप से आप निकले नहीं है लॉकडाउन से। लॉकडाउन के बाद में आपने जो अपने आप का बचाव किया है, परिवार का बचाव किया, मोहल्लों का बचाव किया है, जो हजारों में संख्या थी वो आकर के अब दो डिजिट में आ गई है। आज रोज पेपरों में आता है कि इस राज्य के, इस बड़े शहर के अस्पताल में वेंटिलेटर खाली पड़े हुए, ऑक्सीजन का उपयोग अब नहीं हो रहा है, मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई है। पूरे प्राइवेट से लेकर के गवर्नमेंट के और बड़े बड़े हॉस्पिटल में अब मरीज नगण्य से भी कम है और सब डिस्चार्ज होकर चले गए। रिकवरी भी बहुत अच्छी है। जो जानकारियां आप सबने मिलकर के देशवासियों को दी है, उससे रिकवरी रेट बहुत बड़ी है। ये बहुत जो संक्रमण से ठीक होने वालों की जो दर है वो 96% से भी ज्यादा है। 96% ज्यादा होने से इसमें ये है कि आपका जो बॉडी का आपका रहन सहन, आपका हाइजीन, आपकी सक्रियता, आपका जूझना इस बीमारी से और घर पे रह करके और घर के लोगों के साथ मिल करके इस बीमारी को बढ़ने नहीं दिया। और चिकित्सालय में भी चिकित्सकों को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। सैकड़ों डॉक्टर खत्म हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ खत्म हो गए, अपनी जान की बलि दे दी उन लोगों ने, लेकिन देशवासियों को बचाया है। एलोपैथिक मेडिसिन ने जो कार्य करके दिखाया है, उससे आज हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत सुरक्षित है, कोरोना को हराया है। और ये दवाइयां ही हैं, ये जीवन रक्षक औषधियां ही हैं जो चिकित्सकों ने मरीजों के लिए उपयोग की है। चिकित्सक बेचारे अपना परिवार छोड़ के मर गए काम करते करते, बीमार हो गए, बीमार होकर के वो कमजोर हो गए काम करते करते। उसके बाद भी उन्होंने कोविड वार्ड में काम किया। मैं 24 घंटे हॉस्पिटल में देख रहा हूं कि हमारे चिकित्सक, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी दवाइयां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, एम्बुलेंस, एक एक वर्कर जो रात और दिन काम किया, उसका ये नतीजा है कि आज जो ड्रॉप हुआ है, उसके जो आंकड़े जो नीचे आए हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सफलता है। और आने वाले समय में वैक्सीनेशन होता जाएगा। लॉकडाउन के जैसे ही अगर ये अभी जो छोटी छोटी छूट मिली है और उसके बाद में कर्फ्यू जैसे लग जाता है, ये रहे, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अभी तीसरी लहर अभी लोगों को दिमाग से उड़ गई है कि तीसरी लहर भी आएगी और बाहर निकलने लगे हैं। उनको लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि ये ही वो कोरोना कीटाणु है जिसने पिछले बार पहली लहर में हार गया था हमसे, उसके बाद में फिर हमला किया, अभी फिर हार गया है। तो इस लहर को ना आने दें और मास्क का उपयोग करें अनावश्यक घर से, और पार्टियों में और शादी विवाह में बिल्कुल ना जाएं। और अभी भी डिस्टेंसिंग बना के रखें, घर पे भी मास्क लगा के रखें, क्योंकि मालूम नहीं कौन इन्फेक्शन दे दे आपको आसपास में। और अच्छे जो हो गए, जो रिकवर हो गए हैं कोरोना इन्फेक्शन से और अपने परिवार के साथ में, तो वो भी अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी, कहीं उनको दोबारा ना हो जाए। रिकरेंस भी होता है, रिकरेंस में फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे हो गए तो दोबारा भी अच्छे हो जाएंगे। आपको संभल के रहना पड़ेगा, फिर इलाज की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसके पहले आप अपनी इम्यूनिटी को बचाएं तो, लेकिन साथ में सावधान रहना बहुत जरूरी है। देखिए नुकसान भी बहुत हुआ है, 3,70,000 लोगों ने, मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये अनावश्यक रूप से मारे गए हैं, लापरवाही होगी या इलाज नहीं हुआ होगा, या जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि शुरू के 5 दिन जो होते हैं बहुत ही आवश्यक है। उसमें अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए, यदि टेम्परेचर बढ़ता है, नौसिया वॉमिटिंग होता है, बुखार जैसे लगता है, फेवरिश लगती है, तत्काल डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज करा लें, ताकि आप सीरियसनेस की तरफ ना जाएं। ऑक्सीजन का लेवल आपका 90 से कम ना हो,
वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वेंटिलेटर में आने के बाद में बहुत कम संभावना रहती है आपके बचने की। तो उस स्टेज में अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो मेरा अनुभव भी कह रहा है, इसमें महीनों से हम लोग रात और दिन इसमें काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क है। ये जो अनुभव जो प्राप्त हुआ है, इससे यही सीख मिलती है कि हमें सावधान रहना है, हमें वैक्सीनेशन लगवाना है। जो बचे हुए उनको सबको, जब हमारे देश में हमारे देखते देखते जो जीरो थे आंकड़े, वो अभी 25-26% पॉपुलेशन ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है। 25-26 करोड़ देशवासियों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है। और रोज पेपरों में सुनने को मिल रहा है, टीवी में देखने को मिल रहा है कि हर जगह वैक्सीन आ रहा है, सरकार प्रदाय कर रही है। लोग आगे आए और बिल्कुल वैक्सीन लगवाएं। लाखों लोग प्रतिदिन वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका राजस्थान हो, ये सब जगह पे लोग बाग जो भयभीत होते थे वो आज निर्भीक होकर के फिर से एक बार सामने आ गए हैं और सब वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। और इसी से हमारी बचत होगी और सावधानी पूरी रखना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग मिलकर के अभी हमको लड़ना है, इससे लड़ना है। बिल्कुल डॉक्टर करण, बेहद इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है कि अभी लड़ना है और खतरा जो है वो अभी तक टला नहीं है। इसी बात की लगातार जानकारी जो है हम भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। डॉक्टर टंडन, हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां पर तीसरी लहर के आने की भी आशंका है और दूसरी लहर भी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उसका संक्रमण भले ही कम हो रहा है लेकिन कोरोना मौजूद है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका है, बच्चों के लिए भी लगातार हम बात करते आए हैं, आप और हम लगातार चर्चा करते हैं इस विषय पे, तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए कितना जरूरी हो जाता है ये समझना कि बच्चों को लेकर भी अनावश्यक बाहर ना निकले। अनलॉक हो गया है लेकिन जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक बच्चों को भी ज्यादा बाहर ना निकाले। ये बात तो बहुत पहले से चल रही है कि तीसरी लहर आनी है। कारण ये है कि जो हमारे वायरस का एक पैटर्न होता है, जो पेंडेमिक का एक पैटर्न होता है, जो हिस्ट्री हमें बताती है, और जिस तरह से बाकी देशों में विश्व के ये तीसरी लहर के असर आना शुरू हुए हैं। और तीसरी लहर में क्योंकि हमने बच्चों को एक अलग अंदाज से देखा जा रहा है और उन्हें बचाने के लिए सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो पहली लहर से ही इस बात पे सबको जानकारी दी जाती रही है कि बुजुर्ग और बच्चे घरों में ही रहें, उनको घरों से बाहर ना भेजें, प्रेग्नेंट महिलाएं भी घरों में ही रहें, वो भी बाहर ना जाएं। तो पहली लहर से हम इस चीज को सबको समझा रहे हैं क्योंकि लोगों का प्रोटेक्शन हमें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुजुर्ग वालों की इम्यूनिटी अपनी कम होती है और बच्चों को हम इन्फेक्शन देना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए हमारे पास अभी वैक्सीन भी नहीं बन पाई है और उनको हम ये भी नहीं चाहते हैं कि इन्फेक्शन आए और उनकी परेशानियों को हमें संभालने में मुश्किल पड़े। हालांकि ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तीसरी लहर में क्या होने वाला है। हाँ, जरूरी सिर्फ ये है कि हमें तीसरी लहर के लिए अपने आप को तैयार रखें। हमें दूसरी लहर में जो परेशानियां देखने को मिली, जिनको हमें जूझना पड़ा, वो हमारे सामने ना। तो बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि घर के बच्चों को बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग पेरेंट्स हैं, जो उनकी देखरेख कर रहे हैं, उन सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो घर से बाहर जाते हैं किसी खास काम के लिए तो हर चीज का ध्यान रखें, डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग। और बच्चों को लेके जाने का साथ में तो कोई मकसद ही नहीं बनता है क्योंकि अभी भी 5 साल से नीचे के बच्चों को मास्क पहनाने का कोई हिसाब नहीं बनाया गया। 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए तो विश्व भर में मास्क यूज किए जा रहे हैं। तो हम प्रोटेक्शन उनको इसी तरह से दे सकते हैं कि अपने घर में रखें और खुद बाहर से बीमारी लेके ना आए। और हमारा तो यही सुझाव रहा है कि जिन लोगों ने बच्चों की देखभाल करनी है, छोटे बड़े 17-18 साल की उम्र तक चाहे जो पैदा हुए उनके, उन लोगों को वैक्सीनेशन जो है प्रायोरिटी पे लग जाना चाहिए क्योंकि अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो कम से कम उनको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, उनका वायरल लोड नहीं बढ़ेगा। और अगर उनका वायरल लोड नहीं बढ़ेगा शरीर में तो वो अपने घर के बच्चों को और बुजुर्गों को बचाने में सक्षम है। क्योंकि ये वायरल लोड जितना ज्यादा होता है उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ती है। ये म्यूटेशन भी इसीलिए हुआ है कि लोगों में वायरल लोड बहुत बड़ा, नंबर ऑफ केसेस बहुत बड़े हैं
और हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि वायरस की जो अपनी प्रकृति है म्यूटेशन की, क्योंकि जरूरी यही है कि वही बचेगा जो सक्षम है। यानी कि आपको अपने आप को बचाना है तो वायरस अपने आप को बचा रहा है। तो उस हिसाब से म्यूटेशन से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक उपाय है जो कि कारगर सिद्ध हुआ है, और वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। वैक्सीनें लगेंगी, वैक्सीनों पे थोड़े से सवाल आएंगे कि ये म्यूटेंट वायरस को बचा रहा है या नहीं बचा रहा है, और रोज नया एक म्यूटेंट वायरस आता है। अभी भी रिसेंटली एक नया म्यूटेंट वायरस आ गया। अब चारों तरफ से ये खबर आ रही है कि डेल्टा वायरस जो है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव था, इसने सबसे ज्यादा परेशानियां करी और सबसे ज्यादा मरीजों को नंबर बढ़ाया और सबसे ज्यादा में पाया गया है। आज यही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में भी बहुत सब जगहों पे डेल्टा वायरस के प्रकोप से लोग परेशान। इसीलिए यूके में उन्होंने अपना वैक्सीन का जो उनका 2 डोजेस के बीच में टाइम था 12 से 14 को, उसको कम किया। क्योंकि उनका ये मानना है कि जितनी जल्दी डबल डोज दे देंगे तो ये म्यूटेंट वायरस से लड़ने में भी सक्षम हो जाएगा। तो उन सब तरीकों को देखते हुए हमें भी हर चीज का ध्यान रखना है, और जैसे ही हमारे देश की वैक्सीन की सिचुएशन सुधरेगी उसके हिसाब से जो जरूरत होगी, हमारी जो टीम है जो रिसर्च कर रही है, जो गाइडलाइंस बना रही है, वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बात कर रही है। तो हमें इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी है कि यूके में उन्होंने 12 से 6 हफ्ते पे ले आए और हमारा 6 हफ्ते से 12 हफ्ते कब कर दिया गया। इन सब चीजों की जरूरत है। यूके में जिस समय की बढ़ाया गया था उनका पर्पस था कि कम से कम सिंगल डोज सबको लगा लो, जिससे उनका कुछ तो प्रोटेक्शन होगा, चाहे वो 50% हो चाहे 60% हो। वही एम हमारा भी चलता रहा। तो ये भी रिपोर्ट्स है कि 2 डोजेस के बीच में टाइम अगर ज्यादा है तो कोविशील्ड का इफेक्ट ज्यादा आता है। तो ये सब रिसर्चेज हैं जो डायनेमिक प्रोसेस है, हर दिन के हिसाब से बदल सकता है, हर दिन नई रिसर्च आ सकती है, हर दिन आपको एक नई गाइडलाइन बनानी पड़ती है। इसीलिए ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी चेंज होती हैं, इसीलिए वैक्सीन गाइडलाइंस भी चेंज होती है। तो आम जनता को इन सब चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, बेहद अहम जानकारी इस वक्त आपने दी है। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, बेहद अहम जानकारी आपने इस वक्त दी है कि नए नए वेरिएंट जैसे जैसे निकलकर सामने आ रहे हैं वैसे वैसे ही उनके शोध और उसकी जानकारी सामने आ रही है। तो इससे परेशान ना हो बल्कि सतर्क रहें, और हमेशा ही आप दोनों दर्शकों को बेहद अहम जानकारी देते हैं। तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। अनलॉक भले ही हो रहा है लेकिन इस अनलॉक का उत्सव ना मनाएं। कृपया कर तब तक बाहर ना निकले जब तक बेहद जरूरी ना हो, और सतर्कता बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर ही जाएं। सुरक्षित रहें, अपनों को भी सुरक्षित रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।